हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th अकाउंट्स हम कर रहे हैं और उसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का यानी कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के जो रिमेनिंग केसेस थे वो मैंने कराए थे, जिसमें प्रोमोटर्स और अंडरराइटर्स को अगर हम शेयर इशू करते हैं उनकी सर्विस के बदले तो उसका जर्नल एंट्रीज़ हमने जो डिस्कस करी थी डिटेल में। उसके अलावा फिर मैंने एक थ्योरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वगैरह ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था, बायबैक भी कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है उस वीडियो में डिस्कस करी थी, वो भी काफ़ी डिटेल में हमने बनाई थी। इवन हमने उसमें ईसॉप और ईएसपीएस भी डिस्कस कर लिया था डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे जो है आज हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले ओवरऑल हम कवर करेंगे कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो एक तरह से इसका कंसेप्ट प्लस जर्नल एंट्री जो इससे रिलेटेड होती हैं वो हम सारी जो है कवर करेंगे। और उसके बाद जब अल्टीमेटली हम वीडियोस बनाएंगे क्वेश्चंस की, अरिहंत के क्वेश्चंस जब हम करेंगे डिस्कस, तो वहाँ पे आपको जो है इसके एग्जांपल्स कई सारे मिल जाएंगे कि फॉर फीचर से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बनाऊंगा जिससे आपको जो है फॉर फीचर का कंसेप्ट यहाँ पे जो है अच्छे से समझ आ जाए और जो बेसिक जर्नल एंट्रीज़ हैं वो आपको जो है समझ आ जाए। और फिर जो है एग्जांपल जब करेंगे क्वेश्चंस करते हुए तो फिर जो है वहाँ पे आपको फिगर्स के हिसाब से क्वेश्चन करना भी तब आ जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे जो है फॉर फीचर के बाद हम करेंगे री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। तो यहाँ पे हम जो है जो शेयर्स फॉरफीट कर लिए हमने उन्हीं को ही जो है फिर कंपनी कोशिश करती है री इशू करने की। तो यहाँ पे उनकी जो है जर्नल एंट्रीज़ क्या है और कंसेप्ट क्या है वो भी हम कवर करेंगे। ओके, उसके अलावा एक छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक और है जो मैंने शायद अभी तक नहीं डिस्कस किया, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, और एक पॉइंट और था जो मैंने शायद अभी तक कवर नहीं किया कि बायबैक ऑफ शेयर्स जो है उसके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होंगे, यानी कि जब हम बायबैक करते हैं तो कंपनी पैसा यूज़ करेगी तो वो पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकती है, यानी कि जो उसके पास फंड्स रखे हुए हैं, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, नॉर्मल जो कैश आया है पहले जो काम करके या शेयर इशू करके वो भी रखा हुआ है, तो वो सारा पैसा रखा है। तो लेकिन हम बायबैक के लिए कौन सा पैसा यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम टॉपिक करेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी। तो यहाँ पे ये दो छोटे से थ्योरेटिकल टॉपिक रह गए थे, तो इसको भी मैं इसी वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम डिवोट किया जाएगा वो होगा फॉर फीचर पे और री इशू पे। ये लगते हैं मुश्किल टॉपिक्स लेकिन ये बहुत ही बिल्कुल इजी, सिंपल, लॉजिकल टॉपिक्स हैं जो कोई भी समझ सकता है। ठीक है, तो बस आप ध्यान से जो है सिंपली जो मैं करा रहा हूँ आपको वो आप साथ साथ नोट करते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, मैं बहुत आराम से जाऊँगा, बिल्कुल इस तरह जैसे आपने इनके बारे में कुछ नहीं सुना कभी। नाउ हम जो है फॉर फीचर की बात करते हैं कि फॉर फीचर का मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर फीचर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी इन इंस्टॉलमेंट्स जो है पैसा मंगवा रही होती है इशू ऑफ शेयर्स के बदले में, तो जब शेयर्स अलॉट कर दिए और अब वो एप्लीकेशन मनी मंगवाया थोड़ा सा, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और सपोज सेकंड कॉल फाइनल कॉल है, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में उसने जो है जो कीमत वो एक तरह से चार्ज करना चाह रही थी शेयर्स देने के बदले, तो वो उसने 4 हिस्सों में जो है बांट के जो है ली। ठीक है, अब होता क्या है कभी कभी इस केस में कि बंदा एप्लीकेशन मनी तो ऑब्वियसली दे चुका होगा, पर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। यानी कि हमने जो है एप्लीकेशन मनी तो उसने भेज दिया फॉर्म भर के और साथ में पैसे भेज दिया एप्लीकेशन मनी, तो वो तो उसने भेज दिया और उसके बाद हमने सपोज़ उसको शेयर्स अलॉट कर दिए, यानी कि डिसाइड कर लिया कि हाँ इस बंदे को हम शेयर्स दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि कंपनी उसको शेयर्स अलॉट कर रही है। ठीक है, अब कंपनी जो है जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल बोल के जो है टाइम टू टाइम मंगवाएगी। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर कभी कभी जो बंदा है, जो शेयर होल्डर, यानी कि अब वो बंदा बन चुका है क्योंकि हमने उसको शेयर्स अलॉट करने का डिसीजन ले लिया है,
वो कहीं ना कहीं ड्यू डेट तक अगर पैसा नहीं देता तो ये जो पैसा ड्यू था उससे आना वो बन जाता है कॉल्स इन अरियर्स। और उसके बाद उसको एक और ड्यू डेट दी जाती है, वार्निंग दी जाती है कि पैसा दे दो जो हम आपसे मंगवा रहे हैं, क्योंकि हमारा राइट है, कंपनी का राइट होता है कि अगर एक बार कंपनी जब शेयर्स अलॉट कर देती है, पहली बात तो कंपनी ने तो कहा नहीं था, उसने खुद एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस बंदे ने एप्लीकेशन मनी भेजा था, फॉर्म भर के अपनी डिटेल्स भेजी थी, ये बताया था कि उसको शेयर्स चाहिए, कितने चाहिए, तो हम तो उसके पास नहीं गए थे। तो अब जब एप्लीकेशन मनी के बाद जो बाकी पेमेंट करनी है उसने उन शेयर्स पे, तो जब जब कंपनी मांगेगी और जो जो ड्यू डेट देगी, अगर वो तब तक नहीं देता तो पहले जो है तभी की तभी उसके शेयर्स हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम उसको जो है कॉल्स इन अरियर्स बना देंगे कि ठीक है ड्यू डेट निकल गई पहली और पैसा अभी तक आया नहीं। तो हम नॉर्मल डेटर्स से हटा के उन सबको हटा के जो डिफ़ॉल्टिंग डेटर्स हैं यानी कि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट जो है डेबिट कर लेंगे। और यानी कि डिफ़ॉल्टिंग डेटर्स जो ये वाला जो है अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं असेट से, तो इसलिए जो हम डेबिट करते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट जब पहली बार जो एक तरह से जो नॉर्मल ड्यू डेट होती है अगर तब तक पैसा नहीं आता, उसके बाद उसको वार्निंग के साथ दूसरी ड्यू डेट मिलती है, करीब 10, 12, 14 दिन का टाइम मिलता है जनरली। और उसके बाद अगर तब तक भी पैसा नहीं आता तो फिर जो है अब कंपनी जो है सिंपली उस बंदे के राइट्स कैंसिल कर सकती है। कंपनी के पास राइट है कि जो भी राइट्स उसको मिले हुए हैं शेयर्स होल्ड करने की वजह से वो सारे कैंसिल कर देगी, उसका नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर से काट देगी और एक तरह से अब उसके पास कोई भी राइट नहीं है कंपनी के अगेंस्ट। और जो पैसा अच्छा क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सपोज़ पैसा अभी तक वो उन शेयर्स पे दे चुका है, क्या कंपनी उसको वापस करेगी? तो नहीं, उसने कोई बहुत बढ़िया काम तो किया नहीं है, उसने डिफ़ॉल्ट किया है कि एक बार जब उसने सोच समझ के शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसकी ड्यूटी थी कि जो है जब जब कंपनी पैसा मंगवाएगी इंस्टॉलमेंट्स तो उसने देने हैं। अगर वो नहीं देता और रिपीटेड ये जो एक तरह से डिफ़ॉल्ट करता है तो अल्टीमेटली कंपनी राइट यूज़ कर सकती है अपना किस चीज़ का, फॉरफीट करने का। और अगर कंपनी फॉरफीट करती है उस डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स तो अब उसके सारे राइट्स कैंसिल हो जाएंगे और उसने जो पैसा दे दिया है कंपनी को वो कंपनी अपने पास ही रखेगी, एक तरह से वो पैसा जब्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का। और ये तभी आता है जब कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा जो है ले रही होती है और कोई इंस्टॉलमेंट अगर पे करने में लगातार आनाकानी और डिफ़ॉल्ट करता है अगर कोई बंदा कोई शेयर होल्डर, तो उसके सारे राइट्स उन शेयर्स से रिलेटेड कैंसिल कर दिए जाते हैं और वो शेयर्स की पोजेसन जो है यानी कि वो होल्ड कर लेती है, वापस लौट के आ जाते हैं वो शेयर्स एक तरह से कंपनी के पास। और कंपनी अब उन शेयर्स को या तो कैंसिल करे या अगर कोई और लेना चाहता है तो उसको इशू कर देती है। और क्योंकि ये शेयर्स ओरिजिनली इशू नहीं किए जा रहे हैं, एक बार ये पहले इशू हो चुके थे फिर फॉरफीट हुए और अब दोबारा उनको जो इशू किया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अगला टॉपिक री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। तो जनरली कंपनी करती भी यही है कि जो शेयर्स उसके पास लौट के आ जाते हैं फॉरफीट होके वो उनको किसी और को जो है रीइशू कर देती है और तब वो अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देना पड़े तो वो भी दे देती है। तो रीइशू के वक्त आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे सकते हो, लेकिन हाँ उसकी हम कंडीशन पढ़ेंगे अभी कि डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकते हो रीइशू करते वक्त। लेकिन खैर, क्या आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो कंसेप्ट है वो समझ आया कि नहीं? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप हमारे ग्रुप में या फिर जो है कमेंट सेक्शन में जो आप डाउट अपना लिख सकते हैं, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूंगा और कोशिश करूंगा उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने की। बाकी मुझे लगता है कि अपने हिसाब से अपनी तरफ से मैंने जो है काफ़ी कोशिश की है कि मैं आपको मेरे ख्याल से समझा चुका हूँ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का एक्चुअली सिर्फ मतलब क्या होता है और इससे रिलेटेड जो सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जो है जर्नल एंट्रीज़ पे आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि उन शेयर्स के रिगार्डिंग उस बंदे के सारे राइट्स अब ख़त्म और उसका नाम जो है कट जाएगा। कंपनी के पास जो रजिस्टर होता है शेयर होल्डर्स का, या शेयर होल्डर्स को मेंबर्स या ओनर्स भी कहते हैं, तो वो जो रजिस्टर होता है उससे नाम काट दिया जाएगा और अब उस बंदे के पास कोई भी राइट नहीं है। और ये उसी की गलती है कि उसने जो है कंपनी की बात नहीं मानी और कंपनी कह रही थी कि पैसा दे दे लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा, तो इसलिए उसके शेयर्स जो हैं अब अल्टीमेटली और कोई चारा नहीं है कंपनी के पास, फॉरफीट कर लिए गए हैं। ठीक है, और जो पैसा आ गया कंपनी के पास जो आ चुका है वो मज़े आ गया कंपनी के, क्योंकि अब वो पैसा जो है कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो वापस करना है। लॉ ने क्या रखा है कि कंपनी चाहे तो वो पैसा रख सकती है और ऑब्वियसली कंपनी रखेगी। कंपनी कैसे बंदे को उसका पैसा वापस क्यों करेगी जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है? तो जो पैसा उससे आ चुका है एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी जो भी आज तक आ चुका है उस बंदे से, वो कंपनी अपने पास ही रखती है। एक तरह से कंपनी का ये गेन हो गया, इनकम हो गई। ओके,
अब हम जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा अमाउंट कैसे कैंसिल करा जाता है या इनकम को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ये जो हमारी इनकम हो गई है फॉरफीचर करते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक एंट्रीज लिखता हूँ कि जब आप ओरिजिनली पैसा सपोज़ आपने जो है सपोज़ 10 रुपये चार्ज करने थे, 2 रुपये तो आ चुके हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, जो सबसे पहली भेजी जाती है, उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो है और उसको भेजते वक्त साथ में जो पैसा भेजता है बंदा, उसके बाद जब ये डिसाइड हो जाता है कि हम इस बंदे को शेयर्स अलॉट करेंगी कंपनी, तो अगली जो इंस्टॉलमेंट होती है इसलिए उसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। जो कंपनी जो है चिट्ठी या मेल लिखती है उसको कि जो है अलॉटमेंट मनी जो है सपोज़ 3 रुपये डिसाइड किया कि भेज दो, और जो है बाकी सपोज़ कंपनी ने 5 रुपये रखे हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट जिसको वो बोलती है सपोज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यही पहली और यही आखिरी भी है, तो आखिरी वाली के साथ हम फाइनल वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये पहली एंड आखिरी कॉल करके जो है इसको हम डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 रुपये जो आ चुके हैं उसको फ़िलहाल छोड़ो, हम 3 रुपये को ड्यू करेंगे। और मैं सिचुएशन ऐसी बना रहा हूँ कि हम 3 रुपये को ड्यू करेंगे, यानी कि जो है कंपनी मंगवाएगी, मेल करेगी और जो है ड्यू करेगी अपनी तरफ से कि हमें जो है 3 रुपये अब आने हैं, तो अपने एक तरह से डेटर्स क्रिएट कर लेगी अलॉटमेंट मनी के नाम से, और उसी दिन से जो है ये मानते हैं कि पैसे तो आ ही जाएंगे, वो अपनी लाइबिलिटी इतने अमाउंट से जो है ओनर्स के प्रति यानी कि शेयर होल्डर्स के प्रति बढ़ा लेगी, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसी दिन से वो क्या कर लेगी, क्रेडिट। तो होगा क्या, जब पैसा ड्यू किया जाएगा, जब ये वाला पैसा ड्यू किया जा रहा है ऑन बिकमिंग ड्यू, ये जो अमाउंट है जब कंपनी ड्यू कर रही है अपनी तरफ से, वो सामने वाले को डेटर बना रही है, तो वो एंट्री पास करती है शेयर अलॉटमेंट। अल्टीमेटली ये पैसा हम ड्यू करेंगे, फिर जो है पैसा ये ड्यू डेट तक नहीं देगा, फिर इसको हम कॉल्स इन अर्लियर्स बना लेंगे, तो उसकी एंट्री भी आपको समझ आ जाएगी। और फिर अल्टीमेटली सेकंड ड्यू डेट तक भी, यानी कि फाइनल वार्निंग तक भी उसने जो है, जो फाइनल ड्यू डेट है तब तक भी उसने पैसा नहीं दिया, तो उसके बाद हम फॉरफीट कर लेंगे और उसकी एंट्री क्या होगी वो फिर हम पास करेंगे। लेकिन आपको मैं डायरेक्टली फॉरफीचर की बताऊंगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये कैसे हुआ, तो इसलिए पहले मैं पीछे का बैकग्राउंड जो है सेट कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ये 3 रुपये जो है हमें नहीं मिलने वाले अल्टीमेटली, जिसकी वजह से फॉरफीचर होगा। ठीक है, ओके। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके हमने डेबिट करके 3 रुपये ड्यू किए, ये असेट्स बढ़ रहे हैं तो असेट्स बढ़ते हैं, तो असेट वाले अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट। और आज ही ये मानते हुए कि पैसा तो आ ही जाएगा, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट जो है कंपनी अपनी जो लाइबिलिटी है ओनर्स के प्रति इतने अमाउंट से आज ही बढ़ा लेगी। ध्यान से समझना प्लीज़, ठीक है। अगर आप ध्यान से बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट समझोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इस क्वेश्चन में, इस कंसेप्ट में, और ना ही आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब जो है सपोज़ ड्यू डेट आ गई लेकिन जो है पैसा नहीं मिला, तो कंपनी अब क्या कर सकती है, जनरली कंपनी क्या करती है, या तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ऐसे ही रहने दे कि ठीक है अभी भी डेटर्स है, या इसका नाम चेंज कर सकती है, तो इस अकाउंट को बंद कर देगी और यही अमाउंट को दूसरे तरह के डेटर्स के नाम से रिकॉर्ड कर लेगी, डिफ़ॉल्टिंग डेटर्स एक तरह से, ताकि थोड़ा सा नामकरण अलग कर दिया जाए कि इन्होंने जो है ड्यू डेट तक पैसा नहीं दिया था। तो हम जनरली कंपनी क्या करती है, ये वाले जो डेटर्स हैं ये ख़त्म कर देती है, तो डेटर्स कम होंगे, असेट्स कम होंगे, तो क्रेडिट होंगे, और एक नया नाम इसको दे देती है, तो नए नाम के जो एसेट्स क्रिएट कर लेती है वो जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं ऐसे डेटर्स, और उसको वो बोलती है कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स करके वो एक जो है ये पैसा जो है अभी भी ड्यू रखती है, बस इसी अमाउंट का नाम चेंज कर दिया। अगर ये पैसा नहीं आया अभी तक हमें, तो 3 रुपये हमने जो है डिफ़ॉल्टिंग डेटर्स एक तरह से जो है कॉल्स इन अरियर्स नाम रखने से ये पता लग गया कि इन्होंने ड्यू डेट तक पैसा नहीं दिया था, तो कॉल्स इन अरियर्स करके हमने डेटर क्रिएट कर लिए, और जो हमने नॉर्मली अकाउंट खोल रखा था डेटर्स का, इसको बंद कर दिया, क्योंकि इस 3 रुपये को अब हमने जो है दूसरे नाम से डेटर के रूप में रिकॉर्ड कर लिया है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो जर्नली कंपनी यही करती है जब पहली ड्यू डेट तक जो है अगर वो बंदा पैसा नहीं देता। ओके, तो यहाँ पे जो है ये वाले जो नॉर्मल डेटर्स हैं वो हम ख़त्म कर देंगे, तो ये क्रेडिट हो गया इसलिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है बेसिकली अगली ड्यू डेट तक, यानी कि फाइनल वार्निंग जब दी और उसके साथ जो ड्यू डेट हमने बताई थी कि इस तक तो पैसा आ ही जाना चाहिए वरना हमसे बुरा नहीं होगा कोई, और कंपनी उनको धमकी दे रही है सीधे सीधे मुंह पे कि देखो हम फॉरफीट कर लेंगे, और वो बंदा जो है सुन नहीं रहा, क्या कर रहा है, जानबूझ के वो पंगे ले रहा है, लेकिन जो अल्टीमेटली वो पैसा नहीं देता। तो फाइनली जो है अब क्या होगा, अब कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफीचर कर लेगी, कंपनी फॉरफीट कर लेगी उन शेयर्स को जिस पे जो है बंदा अड़ी गया और पैसे दे ही नहीं रहा।
तो यहाँ पे जो हम करेंगे क्या, एंट्री पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, तो ये ध्यान से आप समझना। तो अल्टीमेटली फॉरफीचर के क्वेश्चंस में आपसे डायरेक्टली ये वाली एंट्री पूछी जाती है, लेकिन मैंने जो है पीछे बैकग्राउंड सेट कर दिया ताकि अब आपको समझ आ जाएगा। ओके, देखिए आपको अच्छा, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू पता है क्या होता है? कॉल्ड अप वैल्यू बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं शायद काफ़ी हद तक वही है। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब जो है होता है कि जो पैसा कंपनी जो है अब तक एक तरह से कॉल कर चुकी है, मंगवा चुकी है, चाहे उसको मिला हो या ना मिला हो, तो वो टोटल पैसा जो आज तक कंपनी जो है मंगवा चुकी है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको रिसीव कितना हुआ है, जो टोटल पैसा मंगवा चुकी है कंपनी, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपनी ने सबसे पहले जो है ऑब्वियसली जब कंपनी ने अपना ऑफर दिया होगा तो उसमें बताया था कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं वो ₹2 एप्लीकेशन मनी भेजेंगे, उसके बाद ही जो है उसकी एप्लीकेशन को हम कंसिडर करेंगे, उस बंदे की एप्लीकेशन को, और उसके बाद कंपनी ने अब ₹3 और मंगवाए हैं, तो टोटल कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? ₹5। और जितनी कॉल्ड अप वैल्यू होती है उतने अमाउंट से जो हम आज तक शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर चुके होंगे, तो अब क्योंकि ये शेयर्स कैंसिल कर रहे हैं हम, यानी कि जितने भी जो राइट्स है उस बंदे के हम कैंसिल कर रहे हैं और अपनी लाइबिलिटी शेयर कैपिटल नाम से जो है घटा रहे हैं, तो जितने से आज तक बढ़ाई होगी उतने से ही तो घटाएंगे, और हम उतने अमाउंट से बढ़ाते हैं जितना हम कॉल करते जाते हैं। तो ₹2 एप्लीकेशन और ₹3 जो अभी हमने कॉल करे थे अलॉटमेंट, तो टोटल ₹5 जो है आज तक इस शेयर पे जो है हम क्या कर चुके हैं, कॉल। तो हम अब क्योंकि ये शेयर्स जो है वापस ले रहे हैं, और ये फॉर द टाइम बिंग जो है शेयर का कोई भी ओनर नहीं है, तो कंपनी के ऊपर से जो लाइबिलिटी है इन शेयर्स के रिगार्डिंग वो हटनी चाहिए। तो जितनी भी आज तक हमने चढ़ाई थी कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके, उसको हम जो है हटा देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करके, डेबिट। तो क्योंकि ये शेयर्स एक तरह से एज गुड एज कैंसिल हो रहे हैं और उससे हम वापस ले रहे हैं, तो कंपनी की लाइबिलिटी भी उस बंदे के प्रति जो है कम हो रही है, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होगा, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने अमाउंट से, कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कॉल्ड अप वैल्यू ये ध्यान रखना, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, इससे मतलब नहीं है, जो पैसा हम टोटल जो है आज तक मंगवा चुके हैं, जो कि शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने जो आज तक यानी कि क्रेडिट किया है, उसको ही हम जो है डेबिट करते हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है अब हम क्या करते हैं, अब इसमें से जो पैसा जो है आ चुका था उसको हम रखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो यहाँ पे इस शेयर पे, इस सिचुएशन में कितना पैसा हमारे को आ चुका है, हमारे को आ चुका है ₹2। तो इसलिए ₹2 हमने जो है, जो पैसा हमारे पास आ चुका है सक्सेसफुली, जो शुरुआत में ही आ गया था एप्लीकेशन मनी, तो वो हमने जो अपनी इनकम बना ली। इनकम जो होती है कंपनी की ड्यूरिंग द ईयर जो भी होती है, तो हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्रेडिट। तो इसको आप एज गुड एज इनकम मानो अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन हाँ ट्रूली ये इनकम जो है तब बनेगी जब इन शेयर्स को हम रीइशू जब कर लेंगे, और उसके बाद भी अगर इस अकाउंट में पैसा बच जाएगा, यानी अगर हम शेयर फॉरफीचर के अंदर ये जो ₹2 हैं अगर हम रीइशू के वक्त डिस्काउंट देने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो या जितना भी करेंगे अल्टीमेटली जो पैसा यहाँ पे बचेगा वो हमारी जो है रियल सेंस में इनकम होगी। पर लेकिन इसको भी आप इनकम मान सकते हो, लेकिन फाइनली ज़रूरी नहीं कि इतनी इनकम आपकी बची रहे, क्योंकि जब हम रीइशू करते हैं ना, तो एक्चुअली डिस्काउंट देने के लिए हम यही देखते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आ चुका है इन शेयर से रिलेटेड, और वो कहाँ रखते हैं हम, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो यही चीज़ मैं कनेक्ट करूँगा अभी जब रीइशू समझाऊंगा। रीइशू करते वक्त आप उन फॉरफीटेड शेयर्स को रीइशू करते वक्त उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम, जितना पैसा उन पे जो है डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर ने पहले जो है पे कर दिया था, यानी कि इस केस में ₹2। तो इस शेयर को, जिसकी सपोज फेस वैल्यू ₹10 है, इसको जब मैं रीइशू करूँगा तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, ₹2, जितना पैसा जो है इस पर रिसीव मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी अभी रीइशू के वक्त मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार। तो खैर, और क्या चीज़ क्रेडिट होगी, तो ये जो हमने डेटर बना रखे हैं कॉल्स एंड अरियर्स नाम से, जो मैं उम्मीद के साथ बना रखा हूँ अभी तक कि जो है मेरे को पैसे आएंगे, पर आएंगे, लेकिन अब क्योंकि ये पक्का हो गया कि ये शेयर्स हमने फॉरफीट ही कर लिए, तो ये जो हमने उम्मीद बना रखी है कॉल्स एंड अरियर्स डेबिट करके, अपने एसेट्स रिकॉर्ड करके, डेटर्स रिकॉर्ड करके, ये तो उम्मीद ख़त्म, क्योंकि उस बंदे के सारे राइट्स ही कैंसिल कर दिए और उस बंदे के साथ नाता ही तोड़ दिया कंपनी ने, तो उससे अब जो पैसे आने थे वो तो आने ही नहीं। तो इसलिए ये जो डेटर्स हैं कॉल्स एंड अरियर्स नाम से हमने रिकॉर्ड जो कर रखे हैं अब तक उम्मीद के साथ कि पैसे आएंगे, वो पैसे नहीं आएंगे, तो हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, यानी कि एसेट कम हो रहे हैं कंपनी के, तो इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। तो कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। और कितना पैसा आना था, ₹3 आना था, वो ₹3 नहीं आया अल्टीमेटली रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, तो तभी मैं जो एक तरह से फॉरफीट कर रहा हूँ, तो इसलिए ये अब नहीं आने।
तो ये डेटर्स जो है हमारे अब नहीं रहे, तो ये हमारे एसेट कम हो गए कितने अमाउंट से, 3 रुपये से। तो ये जो हमारी एंट्री होती है शेयर जब हम फॉरफीट करते हैं तब। तो इसको आप आगे पीछे करके दोबारा से चाहे सुन लेना, और मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया इसको, और आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है अभी तक यहाँ तक जितना भी मैंने समझाया, तो आप ज़रूर कमेंट करना, या फिर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मुझे जो है अपना डाउट बता देना। ओके, सो अब आप देख पा रहे हैं मैंने ये एक अगला टॉपिक लिख लिया है कि अगर आपने जो शेयर्स इशू करे थे उस पर आपने जो है प्रीमियम जो एक तरह से चार्ज किया है, और प्रीमियम जो है आपने जो है चार्ज जैसे हम करते हैं, यानी कि जैसे हम ड्यू करते हैं, तो उसी दिन जो है हम जैसे शेयर कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, जिसको हम क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट पे नहीं, अलग से। सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है कि आपको जो है फेस वैल्यू के ऊपर जो भी पैसा आप ड्यू कर रहे हो तो उसको आप क्रेडिट कहाँ करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं, अलग से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। तो अगर आपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, क्रेडिट तो उसी दिन कर लिया होगा जब पैसा आपने ड्यू करते हो, तो उसके बाद अब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपली 2 केस हैं। पहले तो आपको केस पता होने चाहिए कि आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है कि नहीं। अगर प्रीमियम का पैसा ड्यू तो हमने कर दिया था, क्रेडिट करा था, ड्यू करते ही हम क्रेडिट कर देते हैं, अपनी इनकम उस दिन से मान लेते हैं, तो टोटल पैसा जो हमने सपोज़ यहाँ पे ड्यू करा, यहाँ पे हमने शेयर अलॉटमेंट में सपोज़ 2 रुपये प्रीमियम भी आना था, तो टोटल 3 रुपये प्लस 2 रुपये 5 रुपये हमने ड्यू करा। हमने क्या किया होगा फिर उस दिन, शेयर कैपिटल अकाउंट में आप मैक्सिमम फेस वैल्यू का पार्टी डालते हो, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम आप अलग से सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डालते हो सेक्शन 52 की वजह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करते, अगर ये जो प्रीमियम का केस होता कि ये इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम पे होता, तो शेयर अलॉटमेंट पे टोटल सपोज 3 + 2 रुपये प्रीमियम जो अगर मैं ड्यू कर रहा हूँ, तो मैं शेयर कैपिटल में 3 रुपये डालता और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर देता 2 रुपये से अपनी इनकम। ठीक है, ये बात है कि जो है ये वाला केस हम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो आप जो है ये केस है, और अगर वो पैसा आपको रिसीव हो चुका है, यानी कि सपोज़ ऐसा होता है कि जो है आपने सपोज़ प्रीमियम एप्लीकेशन के वक्त ही मंगवा लिया था, क्या पता, तो आपने तभी आपको मिल गया, तो तभी आपको क्रेडिट करा आपने, और तभी एक तरह से आपको मिल भी चुका है। तो मतलब वो वाला केस हो जाता है कि आपने पैसा जो है प्रीमियम का पहले रिसीव कर लिया है किसी इंस्टॉलमेंट में, और प्रीमियम के जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि प्रीमियम जो है अभी आया नहीं है। तो अगर प्रीमियम आ चुका है पहले किसी इंस्टॉलमेंट में, एप्लीकेशन के वक्त या अलॉटमेंट के वक्त ही प्रीमियम आ चुका है, बाकी पैसा आगे का नहीं आया है, तो आप फॉरफीट कर रहे हो। लेकिन प्रीमियम अगर आ चुका है, यानी कि कैश में रिसीव कर चुके हो बैंक में, तो वो वाला केस है ये कि प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप प्रीमियम रिसीव नहीं करे हो, तो यहाँ पे आप जो आपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट पैसा ड्यू करते वक्त अपनी इनकम मान ली थी उस दिन से, तो और क्रेडिट कर दिया था, उसको आप जो है डेबिट कर दोगे जितने अमाउंट से उसको आपने क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे आप डेबिट कर सकते हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को, क्योंकि पैसा आया ही नहीं, तो फिर नाम की इनकम है ना, तो आप इनकम को कैंसिल कर देते हो डेबिट करके। लेकिन अगर पैसा आ चुका है तो उसको आप भूल जाते हो, उसको जो है आप डेबिट नहीं करते, और उसको सिंपली जो है कंपनी जो है दबा के रख लेती है, और उसको वो डेबिट नहीं करती। क्यों? इसका रीज़न है सेक्शन 52 ही। सेक्शन 52 ही आपको बताता है कि अगर आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है तो उसको आप केवल 5 चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, और वो 5 चीज़ें मैं आपको कहीं ना कहीं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, किसी MCQ के दौरान डिस्कस करूँगा। तो 5 चीज़ों के अलावा छठी चीज़ के लिए आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा यूज़ नहीं कर सकते, और उन 5 चीज़ों में कहीं पे भी फॉरफीचर का नाम नहीं है। तो इसलिए आप, और डेबिट करने का मतलब क्या है, एज गुड एज कि आप यूज़ कर रहे हो उस पैसे को, क्योंकि जब आप उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हो, अपनी इनकम बनाते हो, तो क्रेडिट करते हो, क्योंकि इनकम जो है इसका नेचर है, और इनकम जब बढ़ती है ड्यूरिंग द ईयर तो आप उसको क्रेडिट करते हो, और डेबिट करते हो अगर आप, तो एज गुड एज आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे तो, और वो चीज़ यूज़ करना फॉर फ्यूचर के टाइम पे जो है आपको सेक्शन 52 अलाउ नहीं करता। तो इसलिए अगर आपको जो है प्रीमियम रिसीव हो गया था कैश में, और आपने अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, क्रेडिट कर ली थी, और पैसा भी मिल चुका है आपको प्रीमियम का, तो अब आप उस चीज़ को डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि वो चीज़ सेक्शन 52 को नहीं तो वायलेट करेगी, क्योंकि सेक्शन 52 अलाउ नहीं करता आपको कि वो फॉर फ्यूचर के दौरान वो पैसा यूज़ हो।
और डेबिट करने का मतलब एज गुड एज यूज़ करना ही हो गया। तो इसलिए क्योंकि वो सेक्शन 52 के हिसाब से अलाउड नहीं है, तो इसलिए अगर आपको पैसा एक्चुअली मिल चुका है प्रीमियम का कैश में बैंक में, तो आप उस चीज़ को जो है रख लोगे और उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, रिवर्सल एंट्री कोई पास नहीं होगी। यानी कि आप यहाँ पे जो है डेबिट नहीं करोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट जो आपने क्रेडिट कर रखा है। तो क्रेडिट तो दोनों केस में कर रखा होगा, लेकिन अगर पैसा आपको मिल चुका है तो आप चुपचाप बिल्कुल उसको दबा के चुप हो जाओ बिल्कुल, और उसको डेबिट नहीं करोगे, उसको भूल जाओ, वो आपके पास ही रहेगा और ना ही उसकी कोई फर्दर अब एंट्री होनी। हाँ, लेकिन अगर आपने सिंपली नाम के लिए अपनी इनकम रिकॉर्ड कर रखी है जब पैसा ड्यू किया था, लेकिन एक्चुअली कैश या बैंक आपका जो है नहीं बढ़ा है, वो पैसा नहीं मिला है आपको प्रीमियम का, तो वो नाम की एंट्री रखने का भी क्या फ़ायदा। तो वहाँ पर जो है आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट जितने अमाउंट से भी आपने क्रेडिट करा था उतने अमाउंट से आप डेबिट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो इसको हम जो है तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस केस को समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको पैसा मिल जाता है एक्चुअली कैश या बैंक आपका जो है बढ़ जाता है, प्रीमियम आपको मिल चुका है एक्चुअली यानी कि रिसीव हो चुका है, तो उसको आप जो है फिर डेबिट नहीं करोगे, वो पैसा क्रेडिट हो चुका है, पैसा मिल भी चुका है, तो उसकी और कोई फर्दर एंट्री नहीं होगी फॉर फ्यूचर के टाइम पे। प्रीमियम को आप कैंसिल नहीं करोगे अगर आपको एक्चुअली कैश में मिल भी चुका है। अगर आपको कैश में मिला ही नहीं है वो चीज़, तो फिर जो है आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि वो सिंपली एक ऑन पेपर एंट्री है जिसको जो है कैंसिल करना ही बेहतर है, क्योंकि एक्चुअली पैसा नहीं मिला है। तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है कैश बैंक में, तो वो चीज़ आप डेबिट कर दोगे, क्या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दोगे जितने अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है, और अगर मिल चुका है तो चुप हो जाओ बिल्कुल, और कंपनी इसकी कोई फिर एंट्री नहीं पास करती, जो पैसा आ चुका है वो आ चुका। ओके, और ये सारा खेल क्यों हो रहा है, क्योंकि सेक्शन 52 में ये सारी बात लिखी है कि फेस वैल्यू के ऊपर जो पैसा आपको मिलता है वो आप रखते हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में अलग से, और उसको केवल 5 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, और फॉर फ्यूचर के वक्त में आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको पैसा मिल चुका है प्रीमियम का, तो फिर आप जो है फॉर फ्यूचर के वक्त में उसको जो है डेबिट नहीं करोगे, क्योंकि डेबिट करना है एज गुड एज यूज़ करना है, जो कि अलाउड नहीं है सेक्शन 52 के हिसाब से। तो मैंने जो है मल्टीपल टाइम समझा दिया अलग अलग तरीके से, और इसमें प्लीज़ बच्चों की बहुत गलती होती है, प्लीज़ आप मत करना। मैंने आपको काफ़ी मल्टीपल टाइम अलग अलग तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट से जो है समझाने की कोशिश करी। बाकी अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन या हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में बताना। ठीक है, ओके तो ओके, तो हमारा जो है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मुझे लगता है कि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, और यही जर्नल एंट्रीज़ होती हैं। और मैंने आपको सारी जो MCQs जहाँ जहाँ से आ सकते हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, मतलब सारा जो कंसेप्ट है वो मैंने डिटेल में समझा दिया है। MCQ अब कहीं से भी आ जाए तो मुझे लगता है कि आप जो है मेंटली प्रिपेयर हो कि जो है फॉर फ्यूचर से रिलेटेड अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको जो है खुद से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और आगे हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप जो है क्रॉस चेक कर लेना कि आपने जिस तरह से क्वेश्चन किए या आपको डाउट था, तो आप एक बार देख लेना उन वीडियोज़ को जिसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा फॉर फ्यूचर और रीइशू के, कि आपने जिस तरह से किया क्या वो प्रोसेस ठीक था कि नहीं। तो इस चैप्टर से खासकर जो है आपको प्रोसेस अच्छे से जो है प्रैक्टिस के थ्रू जो है आना चाहिए कि आपको फॉर फ्यूचर और रीइशू के क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, आप देख चुके होंगे कि मैं लिख चुका हूँ क्या अगला हमारा टॉपिक, कि जो फॉरफीट कर लिए हमने शेयर्स उसको कंपनी अगर अपने पास रखेगी और उसको कैंसिल कर देगी, तो ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि एक तरह से तो कंपनी को नुकसान वाली बात है कि एक तो शेयर्स भी कंपनी ने जो है रख रखे हैं देने के लिए, और लेकिन जिसको देने की सोची थी उसने एक तरह से दगा दे दिया, और जो है अब उससे शेयर्स वापस आ गए। तो यहाँ पे अगर कंपनी को लगता है कि हाँ उसके जान पहचान में लोग शेयर्स लेना चाहते हैं कंपनी के और वो तैयार है बिल्कुल, तो कंपनी जो है यहाँ पे उनको शेयर्स दे देती है और जो उनसे पैसे ले लेती है। तो जब ये शेयर्स को किसी को दे के पैसे मिल ही सकते हैं और आराम से कंपनी को फ्रेंड्स या रिलेटिव्स मिल ही जाते हैं जो कंपनी को जो है शेयर्स लेने को तैयार हो जाते हैं, तो कंपनी जो है उनको शेयर्स दे देती है वाले और उनसे पैसा ले लेती है। और यहाँ पे कंपनी ये गलती नहीं करती, क्योंकि ये सारा खेल, ये सारा जो एक तरह से ये जो सर्कस हो रहा था ये इसलिए हुआ क्योंकि जो है कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवा रही थी। अगर सोचो कंपनी सारा ही पैसा जो वो चार्ज करना चाहती है एक साथ ही ले ले, यानी कि लमसम, तो ये सारा सर्कस होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है फिर कोई इंस्टॉलमेंट बचती ही नहीं, तो हम जो है फिर चिट्ठी भी नहीं लगते उसको कि ये पैसा ड्यू हो रहा है 3 रुपये अब, 5 रुपये अब। तो अल्टीमेटली जब
अब जब रीइशू की बात आती है तो कंपनी इसको वापस से जो है इंस्टॉलमेंट वाला खेल नहीं बनाती, सीधा ही जनरली जब भी रीइशू होता है तो कंपनी जो है वापस से एक तरह से वही कि जो है नहीं होता छाछ का जला, दूध का जला जो है छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाली बात है कि यहाँ पे एक तरह से कंपनी रीइशू जब करती है तो ये लमसम पे करती है, यानी कि जो पैसा भाई लेना है वो फटाफट अभी ले लो और जो है इसको इंस्टॉलमेंट में मत खेलो, नहीं तो पता लगे ये बंदा भी जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट ना दे और इसको भी फिर फॉरफिट कर रहे हैं। तो इसलिए हम रीइशू के वक्त जो है हमेशा क्या यूज़ करते हैं, लमसम, कि मतलब जो पैसा मिलना है वो एक साथ आ जाए। और एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल एंट्री होगी, एंट्री हो जाएगी सिंपली बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा जो हम उससे चार्ज कर रहे हैं और हम जो है इन शेयर्स को दे दिए उसको, और हमारी लायबिलिटी एक तरह से ओनर्स के प्रति बढ़ गई, क्योंकि शेयर्स जो लोग लेते हैं कंपनी के वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। और अकाउंट्स में आपको पता ही है कि जो भी पैसा ओनर के थ्रू आता है वो हमारी जो है लायबिलिटी बनती है अकाउंट्स में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से, और उसको हम अपनी लायबिलिटी मानते हैं जब तक कि वो पैसा हम ओनर को वापस नहीं कर देते। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट करके जो है लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेती है कंपनी अपनी ओनर के प्रति। अच्छा, तो ये तो एक बेसिक एंट्री है कि जो है बैंक में पैसे आ गए और शेयर कैपिटल अकाउंट करके कंपनी ने ओनर के प्रति इतने अमाउंट से अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली। मैं ये कह रहा था, मैं वापस से आपको आता हूँ कि जो है रीइशू करते वक्त कई बार क्या होता है कि कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह से इस पर कलंक लग चुका है एक तरह से इन शेयर्स पे। तो कई बार बंदा अड़ जाता है कि मैं तो नहीं लूँगा, डिस्काउंट दोगे तो ही लूँगा। तो आप डिस्काउंट दे देते हो क्योंकि ठीक है यार, अगर डिस्काउंट नहीं दोगे तो बिना मतलब रखे रहेंगे शेयर्स। तो जनरली कंपनी जिस दिन फॉरफिट होते हैं फटाफट उस दिन या अगले दिन तक जो है बात करके रखती है पहले से ही और रीइशू कर देती है, और भले ही डिस्काउंट देना भी पड़े तो वो दे देती है। हाँ, लेकिन डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकती है, जितना पैसा जो है उसको इन शेयर्स पे डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर से रिसीव हुआ था, और रिसीव भी वो पैसा जो फेस वैल्यू का पार्ट था। यानी कि अगर सपोज 4 रुपये रिसीव हुआ है आज तक, लेकिन 2 रुपये प्रीमियम है और 2 रुपये नॉर्मल पैसे हैं, तो जो प्रीमियम है उसको यूज़ नहीं कर सकते आप यहाँ पे। प्रीमियम जो मिल चुका है आपको उसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना रीइशू के वक्त ना फॉरफीचर के वक्त। तो इसलिए जो पैसा आपको फेस वैल्यू का जो पार्ट था और वो मिल चुका है, उसी को ही हम डालते हैं कहाँ पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो टोटल पैसा मिल चुका है वो उसका जो बेसिकली फेस वैल्यू का जो पार्ट है प्रीमियम, तो प्रीमियम अकाउंट में अलग से क्रेडिट हो चुका है और उसको फिर आप एक बार मिल चुका है तो वहाँ से निकालते नहीं, डेबिट नहीं करते, यूज़ नहीं करते, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ना फॉरफीचर के वक्त कैंसिल कर सकते और ना रीइशू के वक्त उसमें से डिस्काउंट दे सकते। वो तो आप भूल जाओ, जो पैसा आपको प्रीमियम का ड्यू करा था और मिल भी चुका है अगर बाई चांस, तो उसको आप भूल जाओ, वो आप फॉरफीचर और रीइशू के वक्त यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर के अंदर हम वो पैसा डालते हैं, फेस वैल्यू का जो पार्ट आपने कॉल किया था और वो आपको रिसीव भी हो गया था, तो उसको हम जो है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अपनी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो प्रीमियम आ गया था वो तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा और बस वो वहीं कहानी उसकी ख़त्म हो गई, अब उसको यूज़ नहीं करोगे आप, ना फॉरफीचर के वक्त ना रीइशू के वक्त। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैंने लिख दिया है मेन पॉइंट्स कि जो प्रीमियम आपको अगर बाई चांस मिला हुआ है, रिसीव हो चुका है, तो उसको आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में नहीं डालते हो, तो इसलिए ऑब्वियसली आप यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीमियम का पैसा जो है यूज़ नहीं कर सकते आप डिस्काउंट देने के लिए। रीइशू के वक्त यूज़ नहीं होता प्रीमियम का पैसा। प्रीमियम का पैसा केवल 5 जगह यूज़ हो सकता है, जो कि सेक्शन 52 में लिस्ट बना रखी है, और उनमें ना रीइशू है ना फॉरफीचर। तो इन दोनों ही इवेंट्स में जो है जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा अगर आपको रिसीव हो चुका है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको बता दिया, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको सपोज 4 रुपये रिसीव हो चुका है लेकिन 2 रुपये प्रीमियम है और 2 रुपये नॉर्मल फेस वैल्यू चीज़ का अमाउंट है, तो आप केवल 2 रुपये ही डालोगे इस वक्त शेयर फॉरफीचर में, और वही 2 रुपये मैक्सिमम अमाउंट है जो कि आप एक शेयर पे जो है डिस्काउंट दे सकते हो, क्योंकि 2 रुपये तो आ ही चुका है। तो अगर 2 रुपये का आपने डिस्काउंट दे भी दिया तो कुल मिला के फेस वैल्यू पे डिस्काउंट जो है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से सपोज 10 रुपये की फेस वैल्यू है शेयर की, बाय डिफ़ॉल्ट मैं 10 रुपये मानता हूँ, तो 2 रुपये आ चुका है, तो अगर आप 2 रुपये का डिस्काउंट दे भी दोगे और 8 रुपये उससे ले लोगे, तो कुल मिला के इस शेयर पे कितना पैसा आपको रिसीव हो चुका है, 2 रुपये पहले और 8 रुपये अब, तो टोटल 10 रुपये हो गए। तो ये क्या हो गया, एक तरह से एट पर वाली चीज़ आ गई। तो सेक्शन 53 जो है अगला सेक्शन 52 के बाद, वो मना करता है कि आप फेस वैल्यू पर डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन रीइशू करते वक्त अगर आपने केवल इतना ही डिस्काउंट दिया जितना पैसा आपको पहले मिल चुका था, तो वो कुल मिला के तो उतना ही हो गया ना एटलीस्ट जितनी फेस वैल्यू है। तो इसलिए रीइशू के वक्त इतना अलाउड है आपको कि आप जो है जितना पैसा आपको मिल चुका है
फेस वैल्यू का जो पार्ट है और जो आपको जो है रिसीव हो चुका है, जिसको आपने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल रखा है, तो वो आप जो है क्या कर सकते हो, वो जो है बेसिकली आप उतना मैक्सिमम जो है डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे अगर आप सपोज डिस्काउंट देते हो, यानी कि जो पैसा आपको मिल चुका है वो आप अगर यूज़ करते हो, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ब्लर हो गया था लेकिन अब मैंने ठीक कर दिया है। तो आप एंट्री क्या करते हो, तो नॉर्मल अगर एंट्री होगी तो फिर तो ये हो जाएगा कि अगर आपने सपोज डिस्काउंट दिया ही नहीं तो 10 रुपये चार्ज कर लिए और 10 रुपये की लाइबिलिटी बढ़ गई, तो नॉर्मल एंट्री तो ये हो जाएगी। लेकिन अगर आप सपोज आप 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो और नॉन पे रिसीव कर रहे हो तो बहुत सिंपल एंट्री है, सब कुछ मैच होता जाएगा। बैंक में कितने पैसे आएंगे, अगर आप 10 रुपये का शेयर दे रहे हो सामने वाले को और 9 रुपये चार्ज कर रहे हो और 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया आपने, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी किटी में 2 रुपये रखे हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, तो आप बैंक में कितना रिसीव करोगे, 9 रुपये। और लेकिन शेयर कितनी वैल्यू के दे रहे हो, शेयर तो कितनी वैल्यू के दे रहे हो, फेस वैल्यू से जो है शेयर कैपिटल अकाउंट हम जो है क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहली बात तो सारा पैसा आपने मंगवा लिया और भले ही उसमें से 1 रुपया कम मिला, लेकिन आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी फेस वैल्यू के जितनी बढ़ती है। तो यहाँ पे जो है 10 रुपये से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मैंने 10 रुपये की वैल्यू का शेयर जो है दिया उसको, और 1 रुपया जो डिस्काउंट दिया है मैंने, वो मैं यहाँ पे जो है अपना जो डिस्काउंट दे रहा हूँ उसको, वो मैं यहाँ पे जो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करके रिकॉर्ड करता हूँ जितना मैंने उसको डिस्काउंट दिया। तो देखो, आपने जब अपनी इनकम रिकॉर्ड करी थी शेयर फॉर फ्यूचर, तो इनकम जब बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट, तो 2 रुपये की इनकम आई और अब जो है उसमें से 1 रुपये की इनकम कम हो गई, क्योंकि आप जो है उसमें से डिस्काउंट दे रहे हो, तो इनकम कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। तो इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट करके जो आपका है वो डेबिट कर दिया, क्योंकि 1 रुपये से एज गुड एज क्या कह सकते हैं हम कि हमारी इनकम कम हो गई। तो इनकम कम हो रही है तो हमारा जो एक तरह से वो डेबिट होता है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो है हमारा इसलिए डेबिट हो गया है, क्योंकि इनकम जो है हमारी कम हो रही है। ओके, तो ये जो है हमारी एंट्री हो गई शेयर फॉर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की। और लेकिन जो है इसमें क्या है, एक लास्ट में एंट्री जरूर आती है रीइश्यू के केस में, कि जितना पैसा अब आपका बच गया है, सपोज जितने शेयर्स आपने फॉरफिट करे थे वो आपने सारे जो हैं वो कर दिए, आपने रीइश्यू कर दिए सपोज, तो अब जितना पैसा अभी भी अगर बच गया शेयर फॉर फ्यूचर में, तो ये आपके एक तरह से एक एबनॉर्मल यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड इनकम है, जिसको आप हमेशा एक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। 2 तरह के रिजर्व होते हैं कंपनी के पास, मतलब उनका नेचर जो होता है, रेवेन्यू रिजर्व, जिसमें आप वो इनकम जो आप रेकरिंग नेचर की है, रूटीन नेचर की है, उसको यूज़ करके अगर आप रिजर्व बनाते हो तो उस तरह के रिजर्व्स हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, बिल्डिंग रिजर्व, ये वो। लेकिन अगर आपने बेसिकली कौन से प्रॉफिट्स को यूज़ किया है, तो अगर आपने रेकरिंग प्रॉफिट्स को, नॉर्मल प्रॉफिट्स को, रूटीन प्रॉफिट्स को यूज़ किया है, जो आपको पता था कि होना ही है हर साल, और उसको यूज़ करके आपने रिजर्व बनाए हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। और जो इस तरह की इनकम हो जाती है आपकी, जो आप सोचते नहीं हो खाबे ख्वाले में भी, लेकिन हो जाते हैं कभी कभी, तो वो आपकी इनकम, उस तरह के प्रॉफिट्स हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर के नहीं होते और इनको आप अलग से सहेज के रखते हो। किस तरह के रिजर्व में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ताकि जो है हमें पता रहे कि कैपिटल रिजर्व में इतना अमाउंट है जो कि हमें कभी किसी साल में हो गया था, हमेशा हर साल इस तरह की इनकम्स नहीं होती है, तो उसको आप इसलिए अलग करके आप रखते हो। तो अब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितना भी पैसा बचा वो आप जो है ट्रांसफ़र कर देते हो, इस अकाउंट को बंद कर देते हो। अच्छा, 2 रुपये टोटल था इस अकाउंट में और 1 रुपया हमने डिस्काउंट देने के लिए यूज़ कर दिया, तो इस अकाउंट में कितना पैसा बचा था, 1 रुपया, तो उसको हमने बंद कर दिया 1 रुपये से, और ये पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया हमने कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व जो है बेसिकली क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि रिजर्व्स जितने भी होते हैं वो लाइबिलिटी होती है अल्टीमेटली ओनर्स के प्रति। जितने भी रिजर्व्स में जो भी पैसा होता है किसी भी तरह के रिजर्व में, वो अगर यूज़ नहीं होता है किसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन के लिए रिजर्व बनाए हैं, तो अगर वो नहीं यूज़ होता वहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये भी जो है हम किसको पे कर देते हैं, ओनर्स को, जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे जो है इसलिए हमने जो है ये क्या किया है, क्रेडिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी जो है बन गई है अब एक तरह से ओनर्स के प्रति, इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रति। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर्स ही होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो उनको हम जो रिजर्व्स हैं उसमें हिस्सेदारी नहीं देते। तो एक्चुअल जो ट्रू ओनर्स होते हैं किसी कंपनी के, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं,
ऑन पेपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनर्स होते हैं, लेकिन उनको हम इतने राइट्स नहीं देते। उनको बस जो 2-3 स्पेशल राइट दे रखे हैं डिविडेंड का या वाइंडिंग अप पे उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा पूरा पहले, तो वो राइट्स उनको मिल जाते हैं। बाकी उनको जनरली फिक्स रेट से डिविडेंड मिल जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। बस ये 2-4 राइट्स उनको मिल जाते हैं, बाकी उनके पास और कोई खास राइट्स नहीं होते। तो रिजर्व्स में भी उनका कोई राइट नहीं होता, इवन उनको वोटिंग राइट भी नहीं होता जनरली। तो ये सारे जो राइट्स हैं, वोटिंग राइट या रिजर्व्स पे राइट या जितना प्रॉफिट बचा सरप्लस वगैरह उस पे राइट, ये सारा हम देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वही जो है ट्रू ओनर्स हैं जो कंपनी के साथ अंत तक रहने के एक तरह से वादा करते हैं। हालांकि वो अपने शेयर्स बीच में बेच सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को, किसी थर्ड पर्सन को, स्टॉक एक्सचेंज को यूज़ करके, लेकिन कंपनी से वो अपना पैसा वापस नहीं मांग सकते। तो इसलिए एक तरह से वो माने जाते हैं एक तरह से परमानेंट ओनर्स ऑफ द कंपनी, मतलब परमानेंट जो एक तरह से जो है रहते हैं कंपनी के साथ कंपनी ख़त्म होने तक। बाकी हाँ बीच में वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं, मैंने बताया। ऐसा नहीं होता कि वो अपना अगर उन्होंने शेयर्स परचेज़ करें और पैसा लगाया है तो वो एग्ज़िट ले ही नहीं सकते, कभी एग्ज़िट लेना हो तो। लेकिन हाँ ये है कि इक्विटी शेयर के केस में वो कंपनी से पैसा वापस नहीं मांग सकते, वो जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यानी कि BSE NSE के थ्रू वो जो है अपने शेयर्स बेच सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को। तो स्टॉक ब्रोकर है, बड़ी सारी ऐप्स हैं, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, तो ये जो है इसके थ्रू आप अपने कभी भी किसी भी दिन जो है अपने शेयर्स जो भी आपके पास है, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी हो, वो आप बेच के कभी भी जो है एग्जिट ले सकते हो। 1-2 दिन में आपके पास पैसे आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो भी अल्टीमेटली पैसा बचता है, आपने अगर सारे शेयर्स रीइशू कर दिए फॉर फ्यूटेड वाले, तो आप फ्रीली उस चीज़ को आप क्या बोल देते हो, अपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करके जो है ओनर्स के प्रति जो है अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हो। तो ये लास्ट एंट्री पास होती है जनरली रीइशू वाले क्वेश्चंस में, और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्योंकि इसमें ना 2 केस बन जाते हैं एक्चुअली। रीइशू के केस में 2 केस बन जाते हैं इस सेंस में कि सपोज आपने फॉरफीट करे शेयर्स 500, तो एक केस ये होता है कि आपने रीइशू किया सारे 500 शेयर्स के 500 शेयर जो आपने रीइशू कर दिए, लेकिन एक ये हो सकता है केस कि आपने जो है सारे जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो रीइशू नहीं किए। तो हम क्या करते हैं कि जितने शेयर्स फॉर द टाइमिंग रीइशू किए हैं उनसे रिलेटेड कितना पैसा है फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो उनको बिलोंग करता है, पहले उसको हम अलग करते हैं, और केवल उतना पैसा हम जो है डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं उन शेयर्स को रीइशू करते वक्त, और बाकी पैसा तब तक वहीं रहेगा जब तक जो बाकी शेयर्स हैं वो हम रीइशू नहीं कर देते। तो बेसिकली रीइशू जो रीइशू है वो एक तरह से उसके 2 केस हैं, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तो ऑल फ्यू। तो अगर आप सारे जो है शेयर्स रीइशू कर रहे हो जो फॉरफिट हो चुके, फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, फिर तो जितना टोटल पैसा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में है वो सारे ही यूज़ हो सकता है डिस्काउंट देने के लिए, और जितना बच गया डिस्काउंट देने के बाद वो चला जाता है कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन ध्यान से सुनना ये बात, अगर आपका जो है अगर आपने जो है सपोज 500 में से 300 400 कुछ ही शेयर्स यानी कि जो है किए हैं और कुछ नहीं किए अभी, तो आपको पहले जो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपको जो है, जैसे अगर सपोज मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि सपोज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो टोटल आपका पैसा रखा हुआ है ना वो है सपोज 6000 रुपये, ठीक है। तो ये 6000 रुपये यानी कि जो है आपके पास आ चुका है जिन शेयर्स को आपने फॉरफिट किया उससे रिलेटेड, ठीक है। ओके, नाउ अब और ये 6000 रुपये आपको आए, मतलब आपने कितने शेयर्स फॉरफिट करे थे, 500 शेयर्स। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ना इन 500 शेयर्स में से आपने, पहली बात तो 500 शेयर्स को बिलोंग करता है ये 6000 रुपये, ठीक है। 500 शेयर्स में से अगर आपने जो है सपोज 300 शेयर्स ही अभी जो है रीइशू कर रहे हो और 200 शेयर्स अभी रीइशू नहीं कर रहे हो, ये ध्यान से समझना। तो 200 शेयर्स जो है रीइशू अभी आप नहीं कर रहे हो, तो आपको ये पूरा 6000 रुपये डिस्काउंट देने के लिए अभी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा 6000 तो कितने शेयर्स को बिलोंग करता है, 500 शेयर्स को, जबकि आप अभी कितने रीइशू कर रहे हो, केवल 300 शेयर्स। तो पहले मैं इसको इस 6000 के 2 हिस्से करूंगा कि कितना मैं फ़िलहाल जो है यूज़ कर सकता हूँ उतना रखूँगा इधर, और बाकी जो है रखूँगा इधर। तो 6000 में से कितना यूज़ कर सकता हूँ मैं फ़िलहाल 300 शेयर्स को रीइशू करते वक्त डिस्काउंट देने के लिए, तो मैं ऐसे निकाल लूँगा, बड़ा सिंपल है। 300 टोटल 500 शेयर्स में से 300 शेयर्स का हिस्सा कितना बनता है, मेरे को ये निकालना है। तो 6000 रुपये का मुझे जो है 3/5 निकालना है एक तरह से, तो ये निकल जाएगा 3600।
और ये 2400 जो है वो है जो बाकी 200 शेयर्स हैं उनको बिलोंग करता है। तो ये जो 2400 है इसको हम नहीं छेड़ सकते, अभी डिस्काउंट देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इन शेयर्स को तो अभी हमने रीइशू ही नहीं किया है। तो जिनको हम रीइशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड कितना पैसा है शेयर फॉर फ्यूचर में, उसको हम पहले साइड करते हैं और फिर उसमें खेलते हैं कि हाँ अब 3600 रुपये में से मतलब 36 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है इन 300 शेयर्स को रीइशू करते वक्त। और अगर जो है डिस्काउंट दिया और बच गया अगर आपका कुछ पैसा इन 3600 में से, तो केवल उसको आप जो है कैपिटल रिजर्व में जो है ट्रांसफ़र करोगे। इस 2400 को अभी आप नहीं छेड़ोगे, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व की बात तब आती है जब वो शेयर्स रीइशू हो जाते हैं। पर ये 200 शेयर्स तो अभी आप रीइशू ही नहीं कर रहे, तो 300 शेयर्स जो रीइशू करोगे उसको रीइशू करने के बाद उनसे रिलेटेड जो पैसा शेयर फॉर फ्यूचर में बच जाएगा डिस्काउंट देने के भी बाद, उसी को ही केवल आप जो है ट्रांसफ़र करोगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया अलग अलग तरीके से, और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बस यही जो बात है ना, ये जो आपको वीडियो है मैंने आपको अपनी तरफ से वैसे काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ये पूरे टॉपिक्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं और इसको जल्दी जल्दी में समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी काफ़ी हद तक जो है उनको दिक्कतें आती हैं इन टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे नहीं है जो एकदम से कूद के आप सीधा ही एंट्री समझ पाओ। आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं विजुलाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो अपने आप को उस सिचुएशन का पार्ट मानोगे और इजीली जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो आराम से कंपनी की तरफ से। तो आपको वैसे जो है हमेशा अपने आप को ये एंट्रीज करते वक्त क्या मानना है, कंपनी, क्योंकि ये सारी एंट्रीज कौन कर रही है, कंपनी। तो सारी एंट्रीज जो भी करी जाती हैं वो बिजनेस करता है, और हमारा जो बुक 2 और बुक 3 है उसमें कंपनी ही जो है बिजनेस फॉर्म है। तो इसलिए जो आपको हमेशा अपने आप को मानना है जो अलग से क्या है, बिजनेस। तो बिजनेस क्या क्या एंट्री पास कर रहा है वो हो आप, तो आप जो है फिर भी काफ़ी हद तक जो है सही जज कर पाओगे कि एंट्री क्या पास होनी चाहिए। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इससे काफ़ी सारे मतलब मैं कह रहा हूँ कि 70 to 80% जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बिल्कुल जो सतह के टॉपिक्स हैं ना, जो ऊपर से मतलब जो बेसिक एंट्रीज़ हैं उन्हीं से ही आएंगे। आपने कई सारे पेपर आपके हो चुके हैं, इंग्लिश का हो चुका है, BST का भी हो चुका होगा शायद, आप देख रहे होगे कि 80 to 85% क्वेश्चंस मुश्किल नहीं हैं, वो एवरेज क्वेश्चंस हैं जो बेसिक कंसेप्ट जिसको पता होंगे तो वो आराम से कर सकता है। केवल 10 से 15% क्वेश्चंस ही होते हैं ऐसे जो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के बनाए जाते हैं, जिनको आप हॉट्स क्वेश्चन भी बोल सकते हो, जो भी है। लेकिन कुल मिला के आप ये सोच के जाते हो कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, इस चक्कर में आप पैनिक कर जाते हो और जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं उसको भी रिवाइज नहीं करते। मैं सिंपली आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एग्जाम हो, आप सबसे पहले अपना जो है ड्यूटी निभाओ कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं सारे उसको जो है सरफेस लेवल पे सही, लेकिन सबको एक बार कवर कर लो। वो कवर करते ही आपके करीब 80% जो है क्वेश्चंस एग्जाम में जो आने वाले हैं कवर हो जाएंगे। जो बाकी जो 15-20% रह गए उसके लिए बस आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना, जिससे थ्रू 80% कवर हो रहा है एग्ज़ाम का। तो मैं आपको फिर कहूँगा ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, आपको लगता है कि ये कैसे ख़त्म होगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं। आप सिंपली अपने टॉपिक्स पक्के करो। टॉपिक्स कुल मिलाकर इसमें 4 ही हैं, इशू ऑफ शेयर्स नॉर्मल, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, तीसरा है फॉर फ्यूचर और चौथा है रीइशू। बाकी सारी थ्योरी है, तो आप थ्योरी को साइड कर लो और जो है जर्नल एंट्रीज तो इन्हीं 4-5 टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया, तो इनको सिंपली आप बेसिक जो जर्नल एंट्रीज है वो समझो बस। और ज़्यादा ये मत सोचो कि इससे ये मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, उससे वो मुश्किल आ गया तो क्या होगा। पहले जो बेसिक क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या होगा, क्या आप उसको फेस कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि आप ये सोचो कि मुश्किल क्वेश्चंस की तैयारी में लगे रहो और जो बेसिक क्वेश्चंस है उसकी कम प्रैक्टिस करो। सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, एवरेज क्वेश्चंस जो हैं उनको करो। उससे जो है काफ़ी हद तक आपका 70 to 80% कवर हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है और डीप जाओ जितना हद तक जा सकते हो, और उसके थ्रू जो है आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की वजह से आप फील करोगे कि हाँ अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं आराम से देख लूँगा, ठीक है। तो हम फॉर फ्यूचर और रीइशू हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है कंसेप्चुअल लेवल पे। अब मैं आपको जो है अगली जो वीडियोस में हम फर्स्ट क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे, अरिहंत के क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ताकि आप जो है क्रॉस चेक कर पाओ कि आप जिस तरह से कर रहे हो क्या वो प्रोसेस सही है कि नहीं। तो मैं उसको जो सारे क्वेश्चन ही वैसे तो एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ज़्यादा फोकस में रखूँगा उन क्वेश्चंस को जिनमें खासकर जो है
मुझे टाइम लगाना चाहिए, खासकर जैसे फॉर फ्यूचर और री इशू के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मैं काफ़ी टाइम डिवोट करूँगा। तो आप क्वेश्चन वाली वीडियोस जो है पहले खुद ट्राई करना, और ट्राई करते करते आपको खुद समझ आ जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे हो। ठीक है, इस चैप्टर में काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको सिंपली लर्न भी करने होंगे, तो उनसे मतलब जो है नहीं घबराना, सिंपली एक या दो बार रीड करके या खुद से एक बार आप जो है लिख लेना उस चीज़ को कहीं अपने नोट्स में, तो आपको जो है याद होने लगेगा जब आप उस चीज़ को खुद से अपने हाथ से कहीं प्रॉपरली लिख लोगे नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आपको जो है ये बोला था कि हम फॉर फ्यूचर और री इशू करने के बाद जो हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं उसकी बात करेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 88 कंपनीज एक्ट 2013 का, और सेक्शन 54। सेक्शन 2 क्लॉज 88 तो स्वेट इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन बताता है और इसको इशू कर सकती है कंपनी की नहीं, और कर सकती है तो क्या कंडीशंस हैं, तो वो सारी बातें बताता है सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब ये होते क्या है, बेसिकली क्या है, जो डायरेक्टर्स होते हैं खासकर उनको हम ये जो है शेयर्स देते हैं, और यहाँ पे खास बात ये है कि इस पे हम जो है फेस वैल्यू पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो सेक्शन 53 ओवरऑल वैसे मना करता है, लेकिन सेक्शन 54 एक एक्सेप्शन है, यानी कि जहाँ पे जो है अलाउ कर रखा है कि अगर आप डायरेक्टर्स ने कोई चीज़ आपके लिए करी है, कोई खास या कोई सर्विस दी है, या कोई इंटेलेक्चुअली यानी कि नॉलेज बेस्ड काम किया है आपके लिए, कोई कॉपीराइट बना के दिया है, या कोई पेटेंट, मतलब कोई भी काम किया है आपके लिए जो खास नेचर का है और उनको आप रिवॉर्ड करना चाहते हो, तो आप उनको जो है शेयर्स दे सकते हो डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट ये वाला जो है फेस वैल्यू पे भी आप दे सकते हो, यानी कि इतना डीप डिस्काउंट भी दे सकते हो आप कि फेस वैल्यू पे भी अगर डिस्काउंट वो हो जाए तो कोई बात नहीं। तो सेक्शन 54 में सबसे खास बात यही है कि आप अपने डायरेक्टर्स को रिवॉर्ड कर सकते हो उनकी सर्विस के लिए, उनके अच्छे काम के लिए, और उनको बदले में शेयर्स दे सकते हो उनको, यानी कि ओनरशिप दे सकते हो कंपनी की, और वो भी डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट ये वाला केवल मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू पे भी जो आप डिस्काउंट दे सकते हो यहाँ पे। तो ये खास प्रोविजन, लेकिन हाँ यहाँ पे कंडीशंस बहुत सारी हैं जो कि सेक्शन 54 में दे रखी हैं। उसके अलावा सेबी ने भी थोड़ी सी कंडीशंस बता रखी हैं जो मार्केट का रेगुलेटर है। तो कंडीशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बेसिकली बस आपको ये पता होना चाहिए कि बस एक ही सिचुएशन है जहाँ पे जो है आप डिस्काउंट दे सकते हो फेस वैल्यू पे भी, कहाँ पे, स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में। यहाँ पे स्वेट का मतलब ही क्या है, जो मेहनत, जो लेबर की है आपके डायरेक्टर्स ने या आपके खास एम्प्लॉयज़ ने, तो उनको आप रिवॉर्ड करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते हुए, यानी कि फेस वैल्यू पे भी डिस्काउंट देते हुए आप उनको जो है शेयर्स दे रहे हो, और उनको यानी कि एक तरह से नॉर्मली आप पे नहीं कर रहे हो कैश के थ्रू, आप शेयर्स दे रहे हो उनको। ठीक है, और उनसे शायद आप कुछ ले भी नहीं रहे हो, उनको अच्छे खासे बहुत सारे शेयर्स दे रहे हो, और जितनी वैल्यू का उन्होंने आपके लिए काम किया है वही एक तरह से पेमेंट हो जाएगी। तो जनरली इस केस में आप पेमेंट भी नहीं लेते उससे, क्योंकि उसने काम करके दे दिया है, और अब आप सिंपली जो है उसको शेयर्स दे रहे हो उसके काम के बदले में, और वो भी काफ़ी सारे देते हो, क्योंकि हर शेयर आप जो है डिस्काउंट पे देते हो, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी सारे बन जाते हैं। ठीक है, जो वैल्यू हमने पे करने हैं वो ऊपर रखते हैं, और जितना इशू प्राइस है, यानी कि जितनी कीमत हम एक शेयर की चार्ज कर रहे हैं, तो वो अगर सपोज फेस वैल्यू पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो बहुत कम होगी, तो नीचे जब रखेंगे जो वैल्यू बहुत कम होगी, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हम देंगे वो बहुत ज़्यादा निकल के आ जाएंगे। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे भी करी थी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स की वेंडर को कितने शेयर्स देंगे। तो सिंपली फॉर्मूला है कि ऊपर हम रखते हैं वैल्यू जितनी हमें एक तरह से पे करनी है सामने वाले को, और नीचे रखते हैं इशू प्राइस, यानी कि हर शेयर की कितनी कीमत आप जो है चार्ज करना चाहते हो। वो फेस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, और स्वेट इक्विटी शेयर के केस में तो वो फेस वैल्यू से कम भी हो सकती है। तो नीचे आप वो वैल्यू रखते हो, यानी कि इशू प्राइस, और आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल जाते हैं जो कि आप देते हो सामने वाले को। तो ये आप थोड़ा स्लो करके सुन लेना, जो मैंने पिछले 3-4 मिनट में बात बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी काम आ सकती है, और बाकी स्वेट इक्विटी शेयर से अगर आप पूछ लिया जाए तो यहाँ पे भी काम आ सकती है। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी बायबैक ऑफ शेयर्स, तो मैंने आपको बताया था एक पिछली वीडियो में थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी करके एक मैंने वीडियो बनाई थी कि बायबैक जो है कंपनी को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ही शेयर्स इशू कर रखे हैं, और इतने सारे शेयर होल्डर्स की सर्विसिंग करनी होती है, उनको मेल्स भेजने होते हैं, उनको डिविडेंड देना पड़ता है, तो थोड़े शेयर होल्डर्स से उनके शेयर वापस ले लेते हैं और कंपनी ही उनका पैसा उनको वापस कर देती है। तो इस फिनोमिनन को कहते हैं क्या, बायबैक ऑफ शेयर्स। नाउ यहाँ पे जो है बायबैक करने के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, तो कंपनी के पास जो इन शेयर्स को जब उसने इशू करा होगा तो जो पैसा आया होगा उसको यूज़ कर सकती है, यानी कि प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर प्रोसीड्स ऑफ दीज शेयर्स। तो जो भी इन्हीं शेयर्स को जब उसने इशू करा था पहले, तो पैसा जो आया होगा उस पैसे को यूज़ कर सकती है।
बायबैक के वक्त, और जो है उसके अलावा फ्री रिजर्व्स यानी कि जर्नल रिजर्व, यानी कि उस पैसे को किसी भी तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे जो रिजर्व्स होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व या जर्नल रिजर्व, तो उसको ही आप यूज़ कर सकते हो। या सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो अकाउंट है वो भी यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर जो पैसा आपने रिसीव किया है, क्योंकि सेक्शन 52 अलाउ करता है कि आप बायबैक के वक्त जो है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर तो, क्योंकि उसके तो बहुत लिमिटेड यूज़ हैं, तो पहले उसको अच्छे से जो है आप ख़त्म करो, क्योंकि जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व या शेयर्स के थ्रू जो आपको पैसे मिले हैं वो तो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट थोड़ी है कि यहीं यूज़ कर सकते हो या 5 ही जगह यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि बायबैक के वक्त आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी यूज़ कर सकते हो, आपको अलाउ करता है सेक्शन 52, तो पहले आपको जो प्रीमियम का पैसा है वो यूज़ करना चाहिए बायबैक के वक्त, और अगर वो ख़त्म हो जाए और वो कम पड़ रहा है पैसा, फिर आपको जाना चाहिए जर्नल रिजर्व्स या फिर जो है बाकी पैसे पे जो आपको जो है इन्हीं शेयर्स को इशू करते वक्त मिले थे। तो मैंने आपको जो है बायबैक शेयर्स जब आप करते हो तो कंपनी के पास पैसा होना चाहिए देने के लिए शेयर होल्डर्स को, तो वो कहाँ कहाँ से आ सकता है वो मैंने आपको जो है बता दिया सोर्सेज। तो 3 सोर्सेज है बेसिकली, अर्लियर प्रोसीड्स यानी कि जो अर्लियर पैसा हमें रिसीव हुआ है इशू ऑफ शेयर्स के बदले, और जो है बाकी फ्री रिजर्व्स यानी कि जर्नल रिजर्व, जर्नल गुल्लक में जो हमने पैसा डाल रखा है जो किसी भी काम के लिए यूज़ हो सकता है, और उसके अलावा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का पैसा भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 52 जो 5 पर्पज़ बताता है उसमें से एक पर्पज़ बायबैक भी बताता है कि जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा जो है यूज़ कर सकते हो किसी काम के लिए। तो बायबैक वो काम है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा। तो इसी के साथ मैंने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स मैंने जो है कंप्लीट करा दिया है, और बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फॉर फीचर और री इशू जो है मैंने आपको करा दिया। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, और काफ़ी टेक्निकल लग सकती है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बताया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी पता होगा इस टॉपिक के बारे में, तो इसलिए मैंने फॉर फीचर और री इशू डिटेल में कंप्लीट करा दिए कि अब कभी भी इवन आप अपने फ्यूचर में भी कभी भी किसी कोर्स के दौरान भी अगर फॉर फीचर और री इशू आई तो आप इस वीडियो को जो है देख सकते हो और उसकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। और अल्टीमेटली CA, CMA, CS या BCom कहीं पे भी अगर आपको जो है यूज़ करना हो फॉर फीचर और री इशू, तो ये वीडियो मैंने उस तरह से बनाई है कि आपको वहाँ तक काम आ सकता है। तो थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी लेकिन अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो, या फिर जो है आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप जो है ज़रूर भेज देना, और हम जो है उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे जल्द से जल्द। और बाकी जो है उसके अलावा अगर आप कोई भी और सजेशन देना चाहो, या कोई भी अगर आपको बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो इस वीडियो में, तो आप ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमारा लेसन है उसके हम जो है क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, जो MCQ क्वेश्चंस है हमारे वो एक एक करके हम जो है डिस्कस करेंगे। तो जनरली मैं हर वीडियो में 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि वीडियो छोटी भी बने, यानी कि 10-15 मिनट की वीडियो बने और 10-12 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं फटाफट। तो इस तरह से जो हम आगे जाएंगे, तो आपको पेशेंस रखनी है इस चैप्टर में और बहुत एफर्ट्स डालने हैं, तो जाके आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें आप पूरे नंबर जो है ले सकते हो। तो मैं करा भी इस तरह से ही रहा हूँ इस डेप्थ के साथ कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत ना हो। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और अगर आप चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सजेशंस और डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन ज़रूर यूज़ करना, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।